वो पैराग्राफ की बात कर रहे थे हम, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। कौन बताएगा? हाँ, ठीक है, गुड। ठीक है, देखो, मतलब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि प्लियोट्रॉपी की बात हम कर रहे थे, और प्लियोट्रॉपी में हम ये कह रहे थे कि कोई भी एक जीन जो है, प्लियोट्रॉपी का मतलब भी यही है कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। और गार्डन पी में जो प्लियोट्रॉपिक जीन है वो हमारे पास सीड कलर को भी कंट्रोल कर रही है और स्टार्च ग्रेन साइज को भी कंट्रोल कर रही है। हाँ सॉरी, सीड शेप को कंट्रोल कर रही है और स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल कर रही है। अब सुनना, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, आप कंटिन्यू कर लो पूरा। आपकी आज फर्स्ट क्लास है, मतलब फर्स्ट अपनी क्लास है। नाम आपका? अनवी जी। आप कहाँ 11 12 में किधर थे? ओके, और आपकी बात पूरी हो गई? मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? पक्का? मैं डिस्टर्ब किया, मैं रुक जाता हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लो पूरी। मैं बिना बात का बीच में आ गया, अच्छी खासे हथैयां चल रही थी। नहीं, चलो। अरे आप, लेकिन इनकी दाढ़ी तो पुरानी है। सर नाम? साहिल जी। 11 12 में कहाँ थे आप? गुड। और कोई? बाकी तो सब वही। ठीक है, अब तो जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, और तो फिर आपको ऐसे पढ़ा हुआ है पहले जेनेटिक्स? मतलब हाँ ना, क्या मानूं मैं, पढ़ा है। तो अब तो हम लोग मतलब इस हफ्ते तो कंप्लीट ही कर लेंगे बीच में। अगर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा ही आएगा। हाँ, बुधवार तक कर। अच्छा आप सुनो, जब अपन मेंडल की जेनेटिक्स की बात कर रहे थे तो मेंडल ने एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, और जब एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था तो हम कह रहे थे जीन को डोमिनेंट भी कह सकते हो, रिसेसिव भी कह सकते हो। अब जब प्लियोट्रॉपी की बात आ जाती है, जब हम बात करते हैं कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रही है, तो फिर जैसे अपन ने देखा था सीड शेप में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये दोनों राउंड थे, ये रिंकल्ड। लेकिन जब मैं स्टार्च ग्रेन साइज की बात करता हूं तो सेम जीनोटाइप्स का फिनोटाइप चेंज हो गया। ये लार्ज साइज है, ये इंटरमीडिएट है, और ये स्मॉल है। तो इसका मतलब, इस सबसे पहले जीन की बात करो, आप इस जीन को डोमिनेंट कह सकते हो, इस जीन को इनकंप्लीट डोमिनेंट कह सकते हो? नहीं, डिपेंड करेगा। ये जीन जब सीड शेप को कंट्रोल कर रही है तो उसके लिए वो डोमिनेंट है, और जब वो स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल कर रही है तो उसके लिए इनकंप्लीट डोमिनेंस है। तो इसका मतलब जब हम प्लियोट्रॉपी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उस केस में जीन को डोमिनेंट कहना उसका फीचर नहीं है। उसका मतलब है कि जब हम जीन के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो किस प्रोडक्ट को वो इन्फ्लुएंस कर रही है, वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो लिखेंगे एक नोट, ये तो अपने लास्ट में लिख लिया था, तो पॉइंट लिखना है सिर्फ। हाँ नोट लिख लो यार। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, dominance is not an autonomous feature of a gene. In fact, it depends upon, dominance is not an autonomous feature of a gene. In fact, it depends on the product
it controls. In fact, it depends on the product it controls or the phenotype in consideration, or the phenotype in consideration. लेकिन ये कब काम करेगा? जब हम एक जीन एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं या एक जीन मेनी कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्लियोट्रॉपी केस में। ब्रैकेट में आप लिख लो, क्या बोला मैंने? डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट इट कंट्रोल्स और द फिनोटाइप इन कंसिडरेशन, या द फिनोटाइप इट इन्फ्लुएंसेस, कुछ भी, और द फिनोटाइप इन कंसिडरेशन। ब्रैकेट में लिख लेंगे इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन, इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। तो अपन ने प्लियोट्रॉपी में सिकल क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया की जीन का एग्जाम्पल देख लिया था, गार्डन पी का जीन एग्जाम्पल देख लिया था। तीसरा एग्जाम्पल क्या रह गया था? लीथल जीन्स। अब देखो, लीथल नाम ही क्या है? लीथल का मतलब घातक, घातक मतलब मारेगी। अब अगर ये लीथल जीन है और ये लीथल जीन एक प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है, तो ये कम से कम कितने कैरेक्टर्स कंट्रोल करेगी? कम से कम 2 करेगी, क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। तो लीथल जीन्स भी प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है, मतलब ये कितने कैरेक्टर्स कंट्रोल करती है? ये 2 कैरेक्टर्स कंट्रोल करती है। 2 कैरेक्टर्स कंट्रोल करती है, मतलब एक तो कोई भी शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, कोई भी एक नॉर्मल फिनोटाइप कंट्रोल कर सकती है, और दूसरा इसका नाम लीथल है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल भी कंट्रोल करती है। तो लीथल जीन हमारे पास प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है, वो 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर करेगी, एक तो कोई भी नॉर्मल फिनोटाइप, शेप या कलर हो सकता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल। अब देखो, इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक तो सिकल सेल एनीमिया। हाँ, सिकल सेल एनीमिया याद है, हमने जीनोटाइप्स देखे थे, HbA, 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 HbS, HbA, HbS, और सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड HbS, HbS। तो इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया की जीन अगर एक लीथल जीन है, तो एक तो ये आरबीसी का शेप चेंज कर रही है, सिकल शेप को कंट्रोल कर रही है, और दूसरा जो भी व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो 2 हाइब्रिड एक प्योर, लीथल जीन्स का रेशियो हमेशा क्या आएगा? 2:1। लीथल जीन्स का रेशियो 3:1 नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाती है प्योर कंडीशन में। तो देखो, लीथल जीन्स आपका इस एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में लीथल जीन का एग्जाम्पल और उसका रेशियो दे रखा था, तो आपको रेशियो और एग्जाम्पल ध्यान होना चाहिए। लिखेंगे लीथल जीन्स, इट कंट्रोल्स, या दीज जीन्स कंट्रोल 2 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। पहला शेप या कलर, पहला कोई भी शेप या कलर, और दूसरा सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एसी ऑन करना है, कैसे करूं? नहीं करूं कैसे? एसी तो बताया ना था आपने मेरे को, इसलिए बुलाया कि एसी ऑन कर सको। हाँ, दूसरा लिख लिया, सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे लीथल जीन्स का। प्रशांत जी कहाँ, बीच में कहाँ गए? हाँ, ये सब ऐसे आपने, ये दोस्ती में फूट पड़ रही है आप लोगों की। वो चिराग जी का बनता है आज, उनका भाई का बर्थडे है। हाँ,
वैसे मैं आज चिराग जी के जन्मदिन के लिए हलवा लाया था। नहीं, क्वालिटेटिव है, उसको अपन क्वांटिटेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीन्स उसमें ग्लोबिन जेन्स जो चेन्स है वो कम ज्यादा बन रही है तो क्वालिटेटिव मतलब मेंडल इनहेरिटेंस तो ही है। हाँ, वो तो सारे फीचर फॉलो कर रहा है। वहां पर क्वांटिटेटिव शब्द इसलिए है क्योंकि जो ग्लोबिन चेन्स है वो ज्यादा या कम हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेंगे लीथल जीन्स के, सिकल सेल एनीमिया एंड जीन फॉर येलो कलर इन माइस। लीथल जीन्स का एग्जाम्पल, जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड जीन फॉर येलो कलर इन माइस। लीथल जीन का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड येलो कलर इन माइस। और रेशियो इंपॉर्टेंट है याद रखना, 2:1। हाँ, सब लीथल जीन्स का, जैसे माइस का येलो कलर होता है तो इसमें आपके पास ये जीनोटाइप्स आते हैं, 3 येलो है, एक नॉन येलो है। जो प्योर कंडीशन है उसकी डेथ हो जाती है, तो रेशियो आपके पास क्या रहेगा? लीथल जीन्स का रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगा। तो रेशियो ऑफ लीथल जीन्स 2:1। ठीक है, तो हमने प्लियोट्रॉपी तो देख लिया। अब आज नेक्स्ट हेडिंग आ लेंगे फिर हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था? एक जीन एक कैरेक्टर, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी। प्लियोट्रॉपी में हमने देखा एक जीन एक से ज्यादा, वो 2 भी ज्यादा, बट एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, प्लियोट्रॉपी। अब ये टर्म देखो, पॉलीजेनिक मतलब एक से ज्यादा जीन्स जब एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पहली चीज तो यह है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है जब एक से ज्यादा जीन किसे कंट्रोल करेंगी? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगी। अब पहली चीज है कि ठीक है, एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, इसे कहते तो हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके एग्जांपल्स, अब मेंडल का मतलब मेंडल को लोग मेंडल पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसके एक कारण यह भी था कि मेंडल ने हर बार क्या बात की थी? क्वालिटेटिव की। मेंडल ने कहा हाइट, टॉल और डॉर्फ, तो लोग आपस में देखते थे, आपस में एक दूसरे को, तो यार टॉल डॉर्फ क्या, ये तो बहुत सारी हाइट्स आ रही हैं यहां पर, तो इसका मतलब ये तो मेंडल वाली बात तो सही नहीं है। फिर मेंडल सीड कलर की बात करते थे, ग्रीन, येलो, तो ये लोग आपस में देखते थे हमारा स्किन कलर तो यार इतना वेरिएशंस हैं, तो इसलिए मेंडल को बिलीव करने में लोगों में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर बाद में आपको मालूम चला कि काफी ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ यस और नो नहीं होता, जिसमें ऐसे बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं। और जब बहुत सारे ग्रेडियंट्स होंगे, मतलब हाइट के बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, स्किन कलर के बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, तो उसको एक जीन कंट्रोल नहीं करेगी, एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करेंगी। और जब एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगी, इसका मतलब हर जीन अपना एक कंट्रीब्यूशन देगी उस कैरेक्टर में। भाई आप 3 लोग हो, 3 लोग मिलकर एक काम कर रहे हो, तो आप सबका उस काम में कंट्रीब्यूशन है। तो जब बहुत सारी जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, तो हर जीन उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन देगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और हर जीन अपना कंट्रीब्यूशन देगी, वो उसमें ऐड होगा, हर दूसरा जीन अपना कंट्रीब्यूशन देगी, वो उस फीचर में ऐड होगा, तो उस इफेक्ट को भी क्या कहेंगे? एडिटिव इफेक्ट। तो लिखेंगे पहले तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में
In this type of inheritance, in this type of inheritance, more than one gene control a single character. More than one gene control a single character. ब्रैकेट में लिख लेंगे, since each gene contributes to the given character, it is called quantitative inheritance or additive effect. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या एडिटिव इफेक्ट. ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें एग्जांपल्स. एक तो बिल्कुल कर्नल कलर ऑफ वीट. ये वीट होता है, आपने देखा होगा, दाना देखा होगा उसका, उसके अंदर की जो पेरिफ्री होती है उसको कर्नल कहते हैं. तो कर्नल कलर ऑफ वीट, ये कैरेक्टर है, इसको कितनी जीन कंट्रोल करेंगी? 2 जीन पेयर्स. सही. अपने अंदर स्किन कलर है, अपने अंदर हाइट है, कितनी? 3 जीन का पेयर. ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास. तो ये तो हमको मालूम चल गया कि कोई भी एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करेंगी. अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे वीट में जो कर्नल कलर है उसको कितनी जीन कंट्रोल कर रही है? 2. और ह्यूमन स्किन कलर में कितनी जीन्स कंट्रोल कर रही है? 3. दोनों का एग्जांपल मैं ले लेता हूं. 2 जीन पेयर, मतलब यहां पर कर्नल कलर इन वीट है. कितने जीन पेयर होंगे? 2. मैंने दोनों जीन्स को नाम दे दिया ए और बी. तो मेरे पास क्रॉस हो गया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए स्मॉल बी. यहां से गेमीट्स आए कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां से स्मॉल ए स्मॉल बी. ये F1G आई. आपने इसका सेल्फ पॉलिनेट करोगे. F2 जनरेशन में कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? 16. 4 और 4 8 8, 4 और 4 गेमीट्स बनेंगे, तो कुल कॉम्बिनेशन 16 आएंगे. तो आपके पास जब F2 जेनरेशन का हम फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, तो फिनोटिपिक रेशियो आएगा 1:4:6:4:1. मतलब जब इसको आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे 1
4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो आपके पास ग्राफ कैसा आएगा? बेल शेप का ग्राफ आएगा। तो कर्नल कलर इन वीट की हमने बात की, जब दो जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं तो F2 का फिनोटाइपिक रेशियो 1 4 6 4 1 आता है। इसी तरह से मैं स्किन कलर इन ह्यूमंस लूं, इस पे हम रिलेट कर पाएंगे। तो यहां पर मेरे पास ह्यूमंस में स्किन कलर की अपन बात करें तो 3 जीन पेयर्स हैं। अब देखो, सबसे डार्क स्किन जो होती है, जैसे अफ्रीकन, सबसे डार्क स्किन वाले लोग होते हैं, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, नीग्रोज जिसे हम कहते हैं। तो इन सबका डार्क स्किन है, सबसे ज्यादा डार्क स्किन, मतलब इनमें सबसे ज्यादा मेलेनिन बन रहा है। और बिल्कुल जो व्हाइटिश है, जिनको हम एल्बिनोस कह सकते हैं, जिसमें बन ही नहीं रहा, इनको हम क्या कह सकते हैं? एल्बिनोस। अब आपके पास ये गेहूं रंग, मतलब जो ऐसे हमारे पास, इनको कहते हैं मुलेटोस। मतलब विचार एकदम काले भी नहीं, एकदम गोरे भी नहीं, गेहुआ रंग जिसे आप कहते हो, वो आपके पास क्या है? मुलेटोस। अब मेरे पास एक मुलेटो मैन है और एक मुलेटो वुमेन है। दोनों का आप क्रॉस कराओगे तो बच्चों में बहुत सारे स्किन कलर के वेरिएशन आ सकते हैं। कितने कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? अगर इसकी सेल्फ मैं करूं तो 8 इसमें 8 उसमें, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आ सकते हैं? 64। मतलब 64 कॉम्बिनेशंस आपके स्किन कलर में हो सकते हैं। तो वही F2 जेनरेशन में जब अपन फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन तो 64 है, लेकिन आपके पास रेशियो आएगा 1 6 15 20 15 6 1। इसका भी आप ग्राफ बनाओगे, 1 6 15 20 15 6 1। तो ग्राफ आपके पास कैसा आएगा? बेल शेप का। इसका मतलब आपको पहली चीज, 2 तरह के सवाल हम पढ़ेंगे इसमें, 2 तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। पहला तो आपके पास ये पूछ सकते हैं कि अगर एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, अगर आपके पास बहुत सारी जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, तो कितने तरह के फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं? तो अगर आपके पास हमेशा कभी भी किसके लिए आए? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पे क्वेश्चन पूछें तो उसका फॉर्मूला आपके पास होगा 2n+1, जिसमें n आपके पास हो गया नंबर ऑफ पॉलीजीन्स। जैसे अगर एक कैरेक्टर को 2 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं तो कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल होंगे? 5, 1 2 3 4 5। अगर एक कैरेक्टर को 3 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो कभी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हो तो उसमें कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल होंगे? उसका फॉर्मूले आप कैसे निकाल लोगे? 2n+1 से निकाल लोगे। बना लो। तो फिर आप फिनोटाइप्स कैसे, अगर म्यूटेशन आप कंसिडर कर रहे हो तो हमको क्या पता? म्यूटेशन तो रैंडम है, डायरेक्शन लेस है, फिर तो आपको स्टडी करने का पता चलेगा, उससे पहले कुछ निकाल तो सकते हैं नहीं। भाई देखो, जनरली म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, और जनरली म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं मतलब वो रिसेसिव होते हैं, तो वो काम नहीं करने देंगे, जनरली तो यही है। F2 का ही तो है सारा। नहीं, वो अलग चीज हो गई ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है देयर आर 2 डिफरेंट जीन्स कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो तो क्वालिटेटिव हो गया ना। यहां पर दीज 2 जीन्स आर कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, दीज 3 जीन्स आर कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर। उस सिंगल कैरेक्टर में कितने वेरिएशंस, कितने फिनोटाइप्स हैं? आज स्किन कलर कितने टाइप्स का है आपके पास? तो स्किन कलर आपके पास 7 टाइप्स का है, और रेंज क्या है? सबसे काले से लेके सबसे गोरे तक। और क्या रेशियो तो ऐसे निकाले हो गया।
पर 64 कॉम्बिनेशन पेपर पे बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, जरूरत नहीं है। शेड्स तो इतने हैं, लेकिन उसकी संख्या पॉसिबिलिटीज इतनी सारी है। बढ़ा दिया। बन गया ये? नहीं, ये मोबाइल से कौन कर रहा है? ये रेशियो, हाँ ये है एनसीईआरटी में पुराने, नए एनसीईआरटी आप नहीं समझ रहे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 2 साल पहले जो आप एनसीईआरटी थी उसमें नहीं मेंशन था, अभी नई वाली में आया है। तो नई वाली में ऐड नहीं किया है, पुरानी एनसीईआरटी में ऑलरेडी था, उसको वापस इन्होंने रिटेन किया है। ले लूं आगे? ये ऐसे जीवन में एक इच्छा है, आप यस बोलें कभी। हो गया सर, लिख लिया, डन। अब मैं बाकी नहीं, ठीक है, ये लिख लेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। मतलब अगर 5 जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, तो अगर 5 अलग अलग जीन्स या 5 डिफरेंट जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल होंगे? 11। ठीक है, अब दूसरे, ये लिख लो, अब दूसरा सिस्टम यह है कि आपने एक बार यह पता कर लिया कि एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, तो हमको यह भी मालूम चल गया कि उस कैरेक्टर में हर जीन अपना एक कंट्रीब्यूशन डालेगी। तो अगर नेक्स्ट चीज आपसे पूछ लिया जाए कि उस कैरेक्टर में हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसके लिए मैंने यहां पे लिखा कंट्रीब्यूशन ऑफ अ जीन। अगर आपको निकालना है तो मैंने यहां पे लिखा डोमिनेंट जीनोटाइप, उसमें से रिसेसिव जीनोटाइप को माइनस, और उसको मैं डिवाइड करूंगा डोमिनेंट अलेल से। ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया, किसके लिए? अगर आपको एक जीन का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना हो।
फॉर एग्जाम्पल 3 जीन्स हैं, 3 जीन्स मिलकर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, तो उस कैरेक्टर में हर जीन का योगदान आप कैसे निकालोगे? डोमिनेंट एक जीनोटाइप होगा, उसमें से रिसेसिव को माइनस करेंगे, अपॉन डोमिनेंट एलेल्स को डिवाइड करेंगे। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर डोमिनेंट एलेल्स को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? डोमिनेंट एलेल्स से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सारी एलेल से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं? भाई जीन के 2 एलेल्स होते हैं, तो सारी एलेल से हम क्यों नहीं डिवाइड करते? डोमिनेंट से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? एक जीन कब कंट्रीब्यूट करेगी? जब वो काम करे या नहीं करे? करे। काम करना मतलब प्रोटीन एंजाइम बनाना, और प्रोटीन एंजाइम बनाने का मतलब है वो डोमिनेंट फॉर्म में होगी या रिसेसिव? डोमिनेंट फॉर्म में होगी। लिखो, ये क्या हुआ आज? अरे जो आज तक नहीं हुआ था, मैं से पहले लिख लिया इन्होंने आज। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन अपन देखते हैं। करूं आगे? अब मैंने आपसे कहा कि 3 जीन्स हैं और 3 जीन्स मिलकर प्लांट में हाइट को कंट्रोल कर रही हैं। तो 3 जीन्स हैं और 3 जीन्स मिलकर हाइट को कंट्रोल कर रही हैं। किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में 3 जीन्स काम कर रही हैं। अब मैंने आपको यहां पर एक जीनोटाइप दिया, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इसकी हाइट 210 सेंटीमीटर है, और स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, इसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। तो एक जीन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? डोमिनेंट जीनोटाइप दे रखा है 210 सेंटीमीटर, रिसेसिव जीनोटाइप दे रखा है 150 सेंटीमीटर। डिवाइड आप किससे करोगे? टोटल डोमिनेंट अलेल्स कितने हैं? कितने अलेल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के 6 डोमिनेंट अलेल्स हैं, तो आपने 6 से डिवाइड किया, 60/6। आपके पास एक जीन का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। ये तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि ये तो ठीक है, इस बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस जीनोटाइप की हाइट कितनी होगी? अरे बढ़िया, जिन्होंने भी 30 आंसर दिया है, गुड, अप्रोच आपकी सही है, थोड़ा सा कुछ कम है। ना ना ना, 30 तो सही सोचा था यार, 20 कैसे किया आपने? तो तीन डोमिनेंट है, नहीं डिवाइड नहीं करना ना। जीन देखो, फॉर्मूले से आपने जीन का कंट्रीब्यूशन तो निकाल लिया, अब जीन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब बात यह है कि इस जीनोटाइप का हाइट कितनी होगी, यह बताना है। 30 और अप्रोच इज गुड, लेकिन अब आप सोचो, अब आप देखो, जेनेटिक्स, मैंने कहा ना जेनेटिक्स लॉजिक पे काम करती है, आप अपने आप को गलत खुद साबित कर सकते हो। अप्रोच आपकी सही थी कि सर ए, आप लोगों की सबकी अप्रोच जिसने 30 दिया वो गलत नहीं है। सर एक जीन का कंट्रीब्यूशन 10 है, जीन तब कंट्रीब्यूट करती है जब वो डोमिनेंट होती है, तो यहां पर ये डोमिनेंट एलेल है, इसका 10, ये डोमिनेंट है 10, ये डोमिनेंट है 10, 30। अब कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है? इसकी हाइट जिसमें 3 डोमिनेंट है 30 है, लेकिन जिसमें कोई डोमिनेंट नहीं उसकी 150 है, तो कुछ इशू है भाई। देखो, अप्रोच तो मैं बता दूंगा, आप कर भी लोगे और आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन मेरे सब अप्रोच ये है कि शुरुआत में ही आप कैसे मालूम कर लो कि आप गलत हो सकते हो, ठीक है ना? तो जब इसका मेरे पास 30 सेंटीमीटर है और जब कोई जीन डोमिनेंट नहीं है उसका 150 है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है।
इसका मतलब इसमें ये 150 सेंटीमीटर का मतलब जब कोई भी जीन अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही तो भी 150 सेंटीमीटर तो प्लांट बढ़ ही रहा है ना। कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कारण होगा, वाटर कोई अलग चीज कारण होगा, लेकिन 150 तो मिनिमम उसकी हाइट है ही। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस वैल्यू ऐड करेंगे, आंसर आएगा 180 सेंटी। इसका मतलब हर जीन का कंट्रीब्यूशन आप ले लो, उसमें से मिनिमम वैल्यू जो बेस वैल्यू है उसको आप ऐड कर दो, आंसर क्या आ गया 180 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट अब अपने आप करना आप लोग, इसका आंसर 180 है। करें नेक्स्ट, देखो 2 जीन्स कंट्रोल मॉलिक्यूलर वेट इन प्लांट्स। 2 जीन्स कंट्रोल मॉलिक्यूलर वेट इन प्लांट्स, किसका एग्जांपल हो गया, पॉलीजेनिक, 2 अलग अलग जीन्स हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, तो 2 जीन्स कंट्रोल मॉलिक्यूलर वेट इन प्लांट्स। इस जीनोटाइप का वेट बताना है। आराम से, जल्दबाजी मत करना, सही जवाब देना। शाबाश शाबाश। एक 110 किस किस का आ गया, गुड गुड। हाँ, तो एक लेवल के बाद तो फिर मैंने हमेशा कहा एक बार समझ आ जाने के बाद सब ओरल ही होता है फिर, और क्या है। देखो अप्रोच हमेशा ऐसे, कोई भी चीज जब आप कर रहे हो ना, तो ये चीज आना कि आपके पास हमेशा एक बैकअप सिस्टम, एक तो आप अप्रोच ले रहे हो, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं गलत हो गया तो मुझे कैसे मालूम चलेगा। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली अप्रोच ये होती है कि हाँ मैंने बता दिया सर हमको आता है, लेकिन बहुत बार हम ये नहीं समझ पाते कि यार मैं कब गलत कर रहा हूं। तो जेनेटिक आदि चीज है जिसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आप गलती कर रहे हो। ठीक है, एक जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले पहले, तो पहले एक जीन का कॉन्ट्रीब्यूशन में डोमिनेंट है 80 -20 बाय 4 किस किस ने किया, 4 नहीं होगा, बाय 2, 2 ही डोमिनेंट एलेल्स हैं, 4 है ही नहीं, 2 ही है। तो आपके पास एक जीन का कंट्रीब्यूशन आया 30 ग्राम, एक जीन का 30 आया, तो इस जीनोटाइप में कितने डोमिनेंट है, 1 2 3, 30 30 30 90, 90 में बेस वैल्यू ऐड करोगे, जब कुछ नहीं आ रहा तब वो कैसे ऐड करोगे 80, तो 90 में आपने क्या ऐड किया 20, आंसर क्या आया 110। अब इसको देख लो, ये 80 है, इसमें एक बढ़ता 30, 110। कर लोगे वो बाद में, आप बहुत सारे तरीके हैं करने के, मतलब लेकिन हमेशा एक फंडामेंटल अपने पास ऑप्शन रहे, बाकी आप क्रॉस चेक फिर उसके बाद किसी से भी कर सकते हो। क्लियर सबको, कैसा भी कोई भी क्वेश्चन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे आए, सबसे पहले एक जीन का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, जीन का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, उसके बाद वो देख लो जीनोटाइप में कितने डोमिनेंट हैं, जितने डोमिनेंट हैं उसमें से किसको ऐड कर दो बेस वैल्यू। एक और कर लेते हैं, एक और कर लो, 2 genes control height in plants।
क्या 3 करो, 3 जीन्स कंट्रोल हाइट इन प्लांट्स। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। सब करो, सब करो। एक जीन का कंट्रीब्यूशन 240 माइनस 180 बटा डिवाइड 3 से ही करोगे। 1 2 3 डोमिनेंट है तो कितना आया? 60 बटा 2 3 सॉरी। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना आया? 20 सेंटीमीटर। एक का 20 आया। यहां पर कितने 20 है? 1 2 3 4 20 20 20 20 80। 80 में किसको ऐड करोगे? 180 को। 220 आ रहा है तो आप खुद गलती करोगे। जब 3 डोमिनेंट है तो 240 और 4 डोमिनेंट है तो 220। गलती कर रहे हो। जिन्होंने भी 220 बोला था, आप गलती कैसे मालूम चलेगी? जब सर 3 डोमिनेंट है तो 240 है, तो यहां पर 1 2 3 4 डोमिनेंट है तो 240 से तो ज्यादा ही आएगा। 220 तो आ नहीं सकता। क्लियर सबको? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अब हेडिंग डालेंगे फिर नेक्स्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब देखो, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम लोग नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब है इसको आप पेडिग्री से सॉल्व नहीं कर सकते, और नॉन मेंडेलियन है इसका मतलब ये कोई जीन के म्यूटेशन से नहीं हुए हैं, और इसमें कोई डोमिनेंट या रिसेसिव नेचर नहीं है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में 2 ही प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम है तो क्रोमोसोम में प्रॉब्लम 2 क्या हो सकती है? या तो उसका नंबर ऊपर कम ज्यादा हो जाए, और या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स 2 ही टाइप्स के हो सकते हैं, या तो उनके नंबर कम या ज्यादा हो रहे हैं, और या उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में मैंने पहली चीज तो लिख ली, ये नॉन मेंडेलियन है। चिराग जी का वर्कलोड ज्यादा है आज, पढ़ना भी है और एसी कम और ज्यादा भी करना है। तो कौन कर रहा है ये? सबके पास ऐप है टू करने वाले। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पहली चीज तो है, हम इनको नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कह रहे हैं, और ये 2 ही टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब या इसमें या तो क्रोमोसोम नंबर में चेंज आएगा,
या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम नंबर में दो तरीके का चेंज है, क्या क्या? एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, चलो गुड। तो मैंने यहां पर ले लिया चेंज इन क्रोमोसोम नंबर पहला है जिसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, या इसको एक और नाम से जानते हैं यूप्लॉइडी। और दूसरा आता है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी ठीक है, चेंज मतलब जब आपके पास पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट क्रोमोसोम सेट चेंज हो जाए, बढ़ जाए। मतलब 2n था, 3n हो गया, 4n हो गया, 5n, 6n। 2n से ज्यादा कोई भी क्रोमोसोम सेट होता है उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो जब आपके पास मतलब मैंने कहा अगर एक डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट है वो बदलकर ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड ये हो जाए, जब कंप्लीट क्रोमोसोम सेट इंक्रीज हो जाए तो उसको पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी कहते हैं। कैसे? सही, पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट तो इंक्रीज हो रहा है, कैसे? गुड, बिल्कुल सही। मेरे पास एक सेल, एक डिप्लॉइड सेल है 2n। ये सेल डिवाइड करेगा। जब सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कर दिया। अब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस, और सेल दो में डिवाइड हो जाता है। अब मैंने कहा कैरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ये सेल जो 2n था अब कैसा हो गया? तो पॉलीप्लॉइडी जनरली कैसे आती है कि जब एक सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो कंप्लीट क्रोमोसोम सेट डबल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। लेकिन इससे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। 3n, 5n ये सब कैसे आएंगे? क्रिटिकल, शाबाश। तो इसका मतलब यह है कि हम पॉलीप्लॉइडी के दो वर्जन्स पढ़ते हैं, ठीक है ना? एनसीईआरटी में तो एक है। एनसीईआरटी में पहला वर्जन है जिसे हम कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल यही लिया मैंने, ये एक सेल था, ये 2n है, 2n को मैंने क्रोमोसोम सेट को लिख दिया AA। अब इसमें वही न्यूक्लियर तो डिवाइड कर दिया, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, तो ये 4n। तो 2n से 4n बना। इसमें सेम क्रोमोसोम सेट इंक्रीज हो रहे हैं या डिफरेंट क्रोमोसोम सेट इंक्रीज हो रहे हैं? सेम क्रोमोसोम सेट इंक्रीज हो रहे हैं, उसे कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जब सेम क्रोमोसोम सेट बढ़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एक दूसरा वर्जन आता है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो का मतलब डिफरेंट, ऑटो का मतलब सेल्फ है, तो एलो का मतलब डिफरेंट। देखो नेचर में गेहूं का प्लांट, गेहूं के पोलन ग्रेन्स गेहूं के ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेंगे। राई के पोलन ग्रेन्स राई के प्लांट पे ही जर्मिनेट करेंगे।
हमेशा जब नॉर्मल दुनिया में या जब नेचर में पॉलिनेशन होता है तो सेम स्पीशीज के मध्य होता है, डिफरेंट स्पीशीज के मध्य आप करवा सकते हो। ऐसा किया भी तो साइंटिस्ट ने क्या किया, गेहूं लिया ट्रिटिकेल विच वॉज 4N, 4N मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, और राई लिया सीकेल विच वॉज 2N। नेचर में गेहूं और राई आपस में पॉलिनेट नहीं कर सकते, हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। मियोसिस करना पड़ेगा इसमें, मियोसिस करेंगे क्रोमोसोम नंबर आधा 2N, इसका मियोसिस करोगे क्रोमोसोम नंबर N। अब इनका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करो, तो इसमें क्रोमोसोम सेट 2N से ज्यादा ही है, लेकिन ये सेम क्रोमोसोम सेट है या डिफरेंट क्रोमोसोम सेट है, डिफरेंट क्रोमोसोम सेट है, क्या कहेंगे इसको, एलो। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में सेम क्रोमोसोम, मतलब आप इस कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए को क्या कहोगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड, और आप इसे क्या कहोगे, एलो ट्रिप्लॉइड। आप इसे क्या कहोगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, एलो टेट्राप्लॉइड। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, एलो हेक्साप्लॉइड। बी 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 बी, ऑटो टेट्राप्लॉइड। जब सेम क्रोमोसोम सेट में इंक्रीज होगा तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, डिफरेंट क्रोमोसोम सेट में इंक्रीज होगा एलो पॉलीप्लॉइडी। अब इसमें एक प्रॉब्लम था, ये 3N आपने बना तो दिया, 3N में या ऑड क्रोमोसोम नंबर में मियोसिस हो सकता है क्या, हो नहीं सकता, डेट डेट तो कर नहीं सकते अपन। तो इसमें मियोसिस के लिए ये सेक्सुअली वायबल हो, इसके लिए हम इसको कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देते हैं। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देते ही क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, ए बी बी, ये बन गया 6N। ऐसे ही सबसे पहला मैन मेड सीरियल बनाया गया ट्रिटिकेल, जो ऑटो या एलो, हेक्साप्लॉइड, ये क्या कहलाएगा, एलो हेक्साप्लॉइड। ठीक है, लिखेंगे क्या हुआ, किसको, इसको विषम षष्ठ गुणिता, ऑटो इज स्वतः, एलो इज विषम। किसको, और संस्कृत मेरे को नहीं, संस्कृत अहम गच्छामि, बस दैट इज ऑल आई नो। एडिबल है, हाँ, ये तो मतलब ये सिर्फ उसके लिए था, पर्पस, रिसर्च पर्पसेस के लिए, ऐसे मार्केट में नहीं मिलता। हाँ, नहीं पीछे वाले मैं लिखवा रहा हूं ना भी पॉइंट। पहला पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी में लिख रहे हैं। In this हाँ, पॉलीप्लॉइडी में, यूप्लॉइडी में, इन दिस कंप्लीट क्रोमोसोम सेट, या देर इज एन इंक्रीज इन, सॉरी, दिस, देर इज एन इंक्रीज इन द कंप्लीट क्रोमोसोम सेट, देर इज एन इंक्रीज in the complete chromosome set, an increase in the complete chromosome set of organisms, increase in the complete chromosome set of organisms. Next, reason, it occurs when
It occurs when karyokinesis occurs. When karyokinesis occurs, but is not followed by cytokinesis. Karyokinesis occurs, but is not followed by cytokinesis. किसका मतलब? कैरियोकाइनेसिस को कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन. तो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ. साइटोप्लाज्म डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियस डिवाइड करता है. आपने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा क्या? सेल मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो साइटोकाइनेसिस. सेल इसके भाई देखो, ये जेनेटिक्स हमारा इस वीक कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट वीक बायोटेक्नोलॉजी चालू करेंगे, उसके बाद सेल चालू करेंगे. बायोटेक्नोलॉजी उसमें कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप किन किन प्लॉइडी लेवल को आप इन्वॉल्व कर रहे हो. ऑब्वियसली बात है, इसमें तो इवन ही आएगा, और इवन ही चाहिए होता है. ऑड का करेगा क्या वैसे भी. टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी. टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी. पहला ऑटो पॉलीप्लॉइडी. ऑटो पॉलीप्लॉइडी वही, इसमें सिंपल इंक्रीज इन द सेम क्रोमोसोम सेट. ऑटो पॉलीप्लॉइडी में इंक्रीज इन द सेम क्रोमोसोम सेट. ए आप लिख सकते हो ऑटो टेट्राप्लॉइड एग्जाम्पल में. इंक्रीज इन द सेम क्रोमोसोम सेट. और नेक्स्ट एलोपॉलीप्लॉइडी. एलोपॉलीप्लॉइडी में सिंपल इंक्रीज इन डिफरेंट क्रोमोसोम सेट. एलोपॉलीप्लॉइडी में इंक्रीज इन डिफरेंट क्रोमोसोम सेट. और ये पूरा ट्रिटिकेला बना लो. अरे यार एक सेकेंड, ट्रिटी कम है ये गेहूं. बना लो.
कॉल्चिसिन। ये कॉल्चिसिन एक एल्कलॉइड होता है। अभी के लिए याद रखना, इसका काम होता है क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देना। डबल इसलिए कर लेता है क्योंकि ये पॉइजन है, माइटोटिक, मतलब ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट नहीं होने देता। तो अभी के लिए कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से आपको इतना रखना है, ब्रैकेट में कॉल्चिसिन है ना, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो इट कॉजेस क्रोमोसोम डबलिंग। कॉल्चिसिन के ब्रैकेट में आप लिख लेना इट कॉजेस क्रोमोसोम डबलिंग। मियोसिस हाँ क्यों नहीं कर सकता, 3n क्यों नहीं हो सकता? वो ठीक है, आगे वो स्टेराइल, मतलब मियोसिस कर सकते हो, लेकिन आगे स्टेराइल होगा क्योंकि आप उसको क्रॉस किसे कराओगे? एक और ट्रिटिकेल चाहिए आपको उसके लिए। तो पॉलीप्लॉइडी कैसे इंड्यूस हो रही है तो हमने देख लिया। या तो आप दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस कराओ तो आ जाएगी पॉलीप्लॉइडी, और या सिंपल एक सेल में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन ना हो तो पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी। अब हमारे पास क्रोमोसोम नंबर में सेकंड जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है? मतलब क्रोमोसोम सेट चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम सेट में से कुछ क्रोमोसोम का लॉस या एडिशन होता है। ठीक है, किस कारण? डिसजंक्शन। गुड, वेरी गुड। मतलब डिसजंक्शन नहीं होता है। देखो, एन्यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट चेंज नहीं होगा। उस क्रोमोसोम सेट में से या तो एक या दो क्रोमोसोम डिलीट हो सकते हैं, या एक या दो क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं। तो जब पूरा क्रोमोसोम सेट चेंज नहीं हो रहा, क्रोमोसोम सेट में से एक या कुछ क्रोमोसोम्स ऐड या डिलीट हो रहे हैं, लॉस या ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। इसका कारण तो यह है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स होती हैं वो नॉर्मली अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेशन, सेग्रीगेशन, डिसजंक्शन। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, नॉन सेग्रीगेशन, नॉन डिसजंक्शन या नॉन सेपरेशन, तो आपके पास क्या आएगा? एन्यूप्लॉइडी। इसको अभी अपन एग्जांपल से देखते हैं, ऐसा कैसे। देखो, आओ एक मिनट, इसको अपन एक सिंपल चार्ट से समझते हैं। पहले मैंने कहा एक आदमी ले लेते हैं, कितने क्रोमोसोम से उसमें? 46। उसके जीनोटाइप को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 44A प्लस XY। ये आदमी का नॉर्मल जीनोटाइप है। अब मैंने एक फीमेल ले ली, कितने क्रोमोसोम से? 46, 44A प्लस XX। ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है। अब क्या होता है? नॉर्मली इनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर आधा आधा होगा। तो इसमें अगर आप मियोसिस करो, मतलब मैंने मियोसिस 1 किया और मियोसिस 1 का एनाफेज 1, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो आपके पास क्या हो गए? 22A प्लस X और 22A प्लस Y। ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। यहां पर भी अगर सेम ऐसा हो तो 22A प्लस X और 22A प्लस X, ये आपके पास नॉर्मल सिस्टम है। अब अपन एक काम करते हैं, केस स्टडी लेते हैं, और मैंने आपसे कहता हूं कि हम मान के चलते हैं कि जो फीमेल है उसमें X क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पा रहा। जो ये औरत है, नॉर्मली 2X है, तो सेग्रीगेशन का मतलब है एक X अलग जाएगा, एक X अलग जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये जो X क्रोमोसोम है ये सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं हो रहा। शाबाश। जब अब मैंने यहां पर कंडीशन क्या डाल दी? मैंने कंडीशन डाल दी X क्रोमोसोम इज नॉट सेपरेटिंग। तो अब मेरे पास जब दो X क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होंगे तो एक में दोनों X आ जाएंगे और एक में कुछ नहीं आएगा। तो एक में दोनों X आ गए, एक में कुछ नहीं आया। अब जब आप क्रॉस करोगे और कॉम्बिनेशंस बनाओगे
44A प्लस एक्स 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 क्या आया? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। हाँ, सुपर फीमेल उड़ती नहीं हो। फोर्टी फोर ए प्लस एक्स नॉट, बिल्कुल सही। टर्नर सिंड्रोम, एक क्रोमोसोम कम हो गया। 44A प्लस एक्स एक्स वाई ट्राइसोमी है, ये बिल्कुल सही। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और ये ज्यादा जीवित नहीं रह पाता, मरा हुआ पैदा होता है। 2n-1। तो इसका मतलब ये जो ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, एक क्रोमोसोम कम है, इसका कारण क्या होता है? जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पा रही है। सही लिखते हैं पहले, फिर आप ये बना लेना। अच्छा, उससे पहले चलो पहले लिखो, फिर सवाल पूछता हूं। मतलब नेक्स्ट हेडिंग अब एन्यूप्लॉइडी। In this disorder, there is a loss or addition of one or few chromosomes loss or addition of one or few chromosomes from the chromosome set. This occurs due to failure of segregation of homologous chromosomes or chromatids. This occurs due to the failure of segregation of homologous chromosomes या chromatids. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। मतलब 2n-1 क्या हो गया? मोनोसोमी। 2n-2 क्या है? नलीसोमी। 2n+1 ट्राइसोमी। 2n+2 टेट्रासोमी। ये 2n-3 क्यों नहीं लिखते अपन? ये 2n-4, 2n-5। सही है। आप कितने हाथ काट सकते हो? 1, 2, 3 हाथ कहां से काट सकते हो? है ही नहीं। 3n-3 हो सकता है, 4n-4 हो सकता है, लेकिन 2n-2 से ज्यादा आप कर नहीं सकते, है ही नहीं अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये 2n-2 और 2n-1 में क्या फर्क है? हाँ, हाँ अलग अलग तो है। क्या है अलग अलग है? एक ये नलीसोमी है और ये डबल मोनोसोमी है। क्या मतलब अलग क्या है? शाबाश, अलग अलग क्रोमोसोम का एक एक कॉपी मिट रहा है, जा रहा है, और इसमें एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपीज जा रही हैं। गुड, वो डबल मोनोसोमी है। मतलब दिस इज डबल मोनो।
ले लूं आगे? ये नहीं लिखना है कुछ, ये लिखना है सिर्फ। हाँ, अब ये डबल मोनोटोमी लिख सकते। ये डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21st ऑटोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, डबल नहीं, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। ये लिखो, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कर लेना। इसमें अपन ने क्या नहीं किया है, एक्स क्रोमोसोम को सेपरेट नहीं किया है, तब ये कंडीशन है। ठीक है, लिख लिया ये? अब एक क्वेश्चन करो पहले यार। मैन नॉर्मल है और फीमेल डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है, ठीक है? मैन नॉर्मल एंड वुमेन इज अफेक्टेड फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। तो कितने प्रतिशत बच्चे, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड? करो, हो गया। बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना। मैन नॉर्मल है और फीमेल डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है।
मैंने कहा था सवाल कैसा भी हो, जीनोटाइप सही बना लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आदमी नॉर्मल है, 44A प्लस XY। फीमेल जो है वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी ऑटोजोम की आती है, तो फीमेल 47 होगा, मतलब 45A प्लस XX। यही हुआ। डाउन सिंड्रोम में ऑटोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा आते ही वो 44 की जगह क्या हो गया, 45। अब जब आप मैन इधर गेमीट्स बनाओगे तो ये तो 22A प्लस X और 22A प्लस Y आएगा। यहां पर 22.5 नहीं ना, एक में 23 और एक में 22। अब आप क्रॉस कर लो, एक लड़का एक लड़की अफेक्टेड आएगी, तो अफेक्टेड होने की संभावना 50। करो सारा के सही जीनोटाइप बना लोगे, फिर गेमीट्स बनाने, फिर क्रॉस करना है, फिर गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन, मतलब अब थ्योरी जो है सिंड्रोम्स की, अब इस चैप्टर में हमारे पास सिंड्रोम्स हो जाएगा कल, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और जीन इंटरैक्शंस, 3 टॉपिक ही बाकी हैं। और हार्डी वीनबर्ग करेंगे हम इसमें, वो एवोल्यूशन में दे रखा है, लेकिन हार्डी वीनबर्ग के न्यूमेरिकल्स अपन इसी चैप्टर में करेंगे। तो हम इस वीक 2 दिन में जेनेटिक्स तो कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा वाला? हाँ, तो सेक्स डिटर्मिनेशन पे करेंगे ना अपन। हाँ, वो एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज नहीं, अपन ऑर्गेनाइज, मतलब सेक्स उसने बीच में दे रखा है, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे वो नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन है अपना बस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 टॉपिक्स जेनेटिक्स एनसीईआरटी में। हार्डी वीनबर्ग अपन करेंगे क्योंकि वो एवोल्यूशन में है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। और जीन इंटरैक्शंस पुरानी एनसीईआरटी में, एपिस्टैसिस, कॉम्प्लीमेंट्री और वो वाला, बस दोनों दिन में। हाँ, पटाओ सिंड्रोम भी सेम है, पटाओ है, एडवर्ड सिंड्रोम है, सब जेकब में वाई क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी, पटाओ में 13वां, एडवर्ड में 18वां, सेम सिस्टम करना सॉल्व 45 से। ठीक है भाई, चलो कल करेंगे बाकी।